सर्किट एनालिसिस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अपने इस सर्किट एनालिसिस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने कुछ नेटवर्क थ्योरम्स को देखा था और उन थ्योरम्स में जो मुख्यतया थी वो थी सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। आज हम दो थ्योरम का अध्ययन करेंगे। एक तो है पारस्परिकता प्रमेय और दूसरी है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। तो सबसे पहले हम लेते हैं पारस्परिकता प्रमेय। इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि अपने पास एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में दो लूप है अपने पास और एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है। मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल का जो स्रोत है वो प्रथम लूप में लगा हुआ है और उस स्थिति में सेकंड लूप में कोई करंट फ्लो हो रही है। करंट की वैल्यू यहाँ पर अपने I2 मानी है सेकंड लूप में। जब इसी सोर्स को जब हम सेकंड लूप में लगा देते हैं तो प्रथम लूप में भी उतनी ही धारा बहेगी जबकि सोर्स को प्रथम लूप में लगाने पर सेकंड लूप में बहती है और इसे ही हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हुआ कि इस प्रमेय के अनुसार किसी रेखीय जाल में यदि एक स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है जाल के किसी एक लूप में स्थित है तथा वह जाल के किसी दूसरे लूप में धारा I उत्पन्न करता है तो उसी वोल्टता स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर प्रथम लूप में धारा I ही उत्पन्न करेगा, अर्थात उतनी ही करंट उत्पन्न करेगा। तो हमने एक सर्किट लिया, सर्किट में दो लूप बनाए और इस सर्किट में देखें तो तीन इम्पीडेंस है Z1, Z2 और Z3 और एक पावर सोर्स है जिसको हमने प्रथम लूप में लगा रखा है और जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो E है। दो लूप निर्धारित किए अपन ने इसमें और प्रथम लूप में करंट I1 फ्लो हो रही है और सेकंड लूप में करंट I2 फ्लो हो रही है। हमारा सोर्स जो है प्रथम लूप में लगा हुआ है तो इस सोर्स के कारण दूसरे लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है पहले अपने को उसकी वैल्यू निकालनी। और जब हमें किसी लूप में करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम लूप मेथड को काम में लेते हैं। दो मेथड अपन ने पढ़े थे, पहले संधि या नोड मेथड और दूसरा था लूप मेथड। तो यहाँ हम लूप मेथड को काम में ले रहे हैं और लूप मेथड से करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले दोनों लूपों में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। सबसे पहले हम प्रथम लूप में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं और जब प्रथम लूप में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएं तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलती है, E इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3। और इसी प्रकार से सेकेंड लूप में जब किरचॉफ का नियम लगाएं तो हमें इक्वेशन सेकंड मिलती है और इक्वेशन सेकंड है अपने पास I1 Z3 माइनस I2 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 से हमें करंट की वैल्यू निकालनी है I2 की वैल्यू और वो I2 की वैल्यू लूप मेथड से थी I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z, जहाँ डेल्टा Z जो है वो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं तो हमें एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स मिलेगी।
उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणी की वैल्यू है। और डेल्टा 2 जो है वो भी प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणी का मान ही है, लेकिन उस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं अपन I2 सेकंड लूप में बहने वाली करंट, तो उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को हम विद्युत वाहक बल का जो अपने को मैट्रिक्स मिलेगी उससे हम प्रतिस्थापित कर देंगे, और प्रतिस्थापित करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी डेल्टा 2। तो यहाँ पर I2 इज इक्वल टू है, जबकि प्रतिबाधा मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को हम प्रतिस्थापित कर दें पावर सोर्स की मैट्रिक्स से, तो वैल्यू आती है Z1 प्लस Z3 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है E0 अपॉन जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स थी उसकी सारणी की वैल्यू। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें सेकेंड लूप में बहने वाली करंट मिलती है I2 इज इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2, जो कि अपनी इक्वेशन नंबर 3 है। ये वैल्यू कौन सी आई? जब फर्स्ट लूप में अपना पावर सोर्स लगा हुआ है तो सेकेंड लूप में बहने वाली करंट। अब हम विद्युत वाहक बल के स्रोत को फर्स्ट लूप से हटा करके सेकेंड लूप में लगाएंगे, और सेकेंड लूप में लगाने पर अपने को ये सर्किट मिलता है। और इस सेकेंड लूप में पावर सोर्स को लगाने पर फर्स्ट लूप में बहने वाली करंट जो है वो है I1 डैश। पहले जो अपन ने लिए थी करंट वो विदाउट डैश या विदाउट प्राइम था, अब जो करंट ली है वो डैश या विथ प्राइम है। तो एक फर्स्ट लूप में करंट है I1 डैश मान लेते हैं, और सेकेंड लूप में करंट I2 डैश मान लेते हैं। वापस वही प्रोसेस, फर्स्ट लूप में अपने को करंट की वैल्यू निकालनी है I1 डैश, तो वापस लूप मेथड को ही काम में लेंगे। और लूप मेथड को काम में लेने के लिए सबसे पहले हम प्रथम लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं, और प्रथम लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं तो अपने को इक्वेशन नंबर मिलती है 4। ये वाली इक्वेशन है I1 डैश Z1 प्लस Z3 माइनस I2 डैश Z3 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं, और सेकेंड लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं तो अपने को इक्वेशन नंबर मिलती है 5। ये इक्वेशन, और वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस I1 डैश Z3 प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3। इन्हीं इक्वेशन 4 और 5 से हम I1 डैश का मान निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला है लूप मेथड से कि I1 डैश इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा Z वही प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणी की वैल्यू है, और डेल्टा 1 उसी प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणी की वैल्यू ही है, लेकिन उसके फर्स्ट कॉलम को हमने प्रतिस्थापित करेंगे विद्युत वाहक बल की जो मैट्रिक्स बनेगी उससे, उस कॉलम से। तो सोल्व करने पर नेक्स्ट वैल्यू आएगी कि I1 डैश इज इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2, इक्वेशन नंबर 6। ये वाली जब हमने फर्स्ट लूप में विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया था तो सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो हो रही थी वो करंट फ्लो हो रही थी इक्वेशन नंबर 3, ये वाली। और जब हमने विद्युत वाहक बल के स्रोत को सेकेंड लूप में लगा दिया तो प्रथम लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट है I1 डैश, जो कि इक्वेशन नंबर 6 है।
जब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों वैल्यू एक ही है, समान वैल्यू है। या हम कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू I1 डैश। यही हमारा स्टेटमेंट था कि जब विद्युत वाहक बल का स्रोत फर्स्ट लूप में लगा हो तो सेकेंड लूप में बहने वाली करंट, और जब विद्युत वाहक बल को सेकेंड लूप में लगाते हैं तो फर्स्ट लूप में बहने वाली करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रमेय सिद्ध होती है, प्रूव होती है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो है कि जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा का मतलब है जो हमने बाहर से इम्पीडेंस सर्किट में जोड़ रखी है, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा सोर्स के अंदर जो आयन होते हैं जिनकी वजह से करंट सोर्स के अंदर जो आयन होते हैं उन आयनों के द्वारा करंट में उत्पन्न अवरोध जिसको हम आंतरिक प्रतिबाधा कहते हैं स्रोत की। तो वापस मैं स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ कि जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को यानी सोर्स से जो हमने बाहर से इम्पीडेंस लगाई है, लोड लगाया है, तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। ध्यान रखिए, सोर्स से लोड की ओर शक्ति का मान लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। अब यहाँ पर वर्ड आया अपने पास कि लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो। तो संयुग्मी राशियाँ कौन सी होती हैं? अपन एक इक्वेशन लिखें कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स यहाँ पर रियल क्वांटिटी है, वास्तविक राशि है और आयोटा वाई जो है वो काल्पनिक राशि है। इसका संयुग्म जब हम लिखेंगे तो संयुग्म वैल्यू आएगी एक्स माइनस आयोटा वाई, जिसको हम जेड स्टार से भी लिख सकते हैं इसे। ये दोनों एक दूसरे की संयुग्म। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में दो प्रतिबाधाएं ली हैं। एक तो ली है लोड प्रतिबाधा जिसको हमने यहाँ पर इसको लिखा है ZL से, और दूसरी ली है अपने स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा जिसको हमने लिखा है Z इक्विवेलेंट से। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के संयुग्मी होने चाहिए। अब इस प्रतिबाधा ZL को और Z इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को लिखने के लिए हमने छोटी कक्षाओं में जब परिपथों का सदिश आरेख से अध्ययन किया था तो हमने कई प्रकार के परिपथ पढ़े थे। उनमें एग्जाम्पल के तौर पर एक अपन सर्किट लेते हैं RL परिपथ, अर्थात ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हो और एक कुंडली लगी हो। ऐसे ये रेजिस्टेंस R है और ये कुंडली L है। इस रेजिस्टेंस के सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो VR है और कुंडली के सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है VL, और बहने वाली करंट जो है वो करंट है I। जब हमने इन एलिमेंट के सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप या विभवांतर और बहने वाले करंट के बीच में सदिश आरेख खींचे थे तो वो आरेख इस प्रकार से थे। रेजिस्टेंस R के सिरों पर पोटेंशियल सदिश लाइन जो है, और कॉइल या कुंडली
एल के सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस था, कालांतर था, वो 90 डिग्री था। तब हमने इस अक्ष को तो कहा था वास्तविक अक्ष, और इस अक्ष को हम कहते हैं काल्पनिक अक्ष। तो जब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो एक साथ कैसे लिखेंगे काल्पनिक अक्ष और वास्तविक अक्ष को? जैसे वहाँ पर x प्लस आयोटा y लिखा था। वी आर इज इक्वल टू है ओम के नियम से I इंटू आर, और वी एल इज इक्वल टू है ओम के नियम से बहने वाली करंट I, और जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पर R था तो कुंडली के द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम लिखते हैं XL, जिसको हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। तो यहाँ पर दो अवरोध हैं, दो प्रतिबाधाएं हैं, एक तो है R और एक है XL। तो जब इसकी फॉर्म में लिखें हम इस RL परिपथ की प्रतिबाधा को, तो वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे हम इज इक्वल टू R प्लस आयोटा XL, कि ये वास्तविक अक्ष पे है और ये काल्पनिक अक्ष पे। अर्थात हमें एक रेजिस्टेंस लेना है और एक कैपेसिटेंस लेना है या इंडक्टेंस लेना है। वो इसलिए ले रहे हैं कि प्रतिबाधा में अपने पास रेजिस्टेंस भी होता है, प्रतिरोध भी होता है और प्रतिघात भी होता है। प्रतिघात धारतीय है, प्रेरणिक है, वो बाद की बात है। तो प्रतिबाधा को जब हम लिखेंगे संयुग्मी राशि के रूप में, तो उसमें एक तो रेजिस्टेंस आएगा और एक प्रतिघात आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है दो तरह की हमने प्रतिबाधाएं मानी, इसमें तो बाह्य प्रतिबाधा और एक आंतरिक प्रतिबाधा। जब दोनों प्रतिबाधाओं से मिला हुआ और एक विद्युत वाहक बल के स्रोत का जब हम थेवेनिन परिपथ प्राप्त करते हैं, तो वो थेवेनिन परिपथ जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, वो हमें इस रूप में मिलता है कि एक अपने पास विद्युत वाहक बल है जिसका विद्युत वाहक बल जो है सोर्स है, जिसका विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट है थेवेनिन परिपथ के अनुसार। आंतरिक प्रतिबाधा इसकी जेड इक्विवेलेंट है और बाह्य प्रतिबाधा जेड एल है। तो मैं इन दोनों प्रतिबाधाओं को जेड एल को, जेड इक्विवेलेंट को संयुग्मी राशि के रूप में या सम्मिश्र राशि के रूप में लिखें, तो सम्मिश्र राशि के रूप में लिखने पर वैल्यू आती है जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट। जैसे अपन ने आर एल परिपथ में लिखा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ कि जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट। और इसी प्रकार से जेड एल इज इक्वल टू जो बाह्य प्रतिबाधा है, लोड प्रतिबाधा है, उसको लिखा है, यहाँ एल का मतलब कुंडली से नहीं, ध्यान रखना, एल का मतलब लोड से है। तो जेड एल इज इक्वल टू आर एल प्लस आयोटा एक्स एल। हमें सिद्ध करना है कि जेड इक्विवेलेंट और जेड एल परस्पर संयुग्मी है। और परस्पर संयुग्मी कब होगी? जबकि जैसे मान लो कि जेड इक्विवेलेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सही है, ऐसा ही है। लेकिन जेड एल किस फॉर्म में होनी चाहिए? जब दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं, तो इज इक्वल टू आर एल माइनस आयोटा एक्स एल, ऐसे। तब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन जो जेड एल मैंने लिखी है एक दूसरे के संयुग्मी होगी। लेकिन कब? जबकि आर एल इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट हो, दोनों वैल्यू बराबर हो, और एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स एल हो। आर एल इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स एल, इस इक्वेशन से। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड या आंतरिक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट और लोड प्रतिबाधा जेड एल परस्पर संयुग्मी है। अब हमें सिद्ध करना है कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जेड इक्विवेलेंट व जेड एल अर्थात इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड
परस्पर संयुग्मी हैं। और इसके लिए हमने ये माना है, ध्यान रखिए, अधिकतम शक्ति संचरण है, तो हमें पावर की वैल्यू निकालनी है कि सोर्स से लोड को कितनी पावर ट्रांसफ़र होती है। और पावर की वैल्यू निकालें तो P इज इक्वल टू, सामान्य फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू आर। पावर और करंट के बीच का जो संबंध है वह है P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। यहाँ R कौन सा है, जो हमने बाह्य लोड प्रतिरोध है वह है। तो I स्क्वायर आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो हमने सर्किट लिया है उस सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है। सर्किट कौन सा, ये वाला जो, ये जो, इस सर्किट से करंट की वैल्यू निकालें तो करंट इज इक्वल टू होता है विद्युत वाहक बल, जो कि E इक्विवेलेंट है, अपॉन सर्किट की टोटल इम्पीडेंस। तो टोटल इम्पीडेंस में यहाँ पर आएगा इस Z इक्विवेलेंट और ZL का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमें इक्वेशन मिलती है यहाँ से I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। Z इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दीजिए, ZL की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट करने पर हमें वैल्यू मिलती है ये वाली। वास्तविक राशियों को डिनोमिनेटर में एक जगह कर लिया और काल्पनिक राशियों को एक जगह कर लिया। शक्ति P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर एल। शक्ति की वैल्यू 4 का सामान्य फॉर्मूला है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमने अधिकतम शक्ति संचरण की वैल्यू निकालेंगे, शक्ति की वैल्यू निकालेंगे सोर्स से लोड को संचरित होने वाली, और लोड की इम्पीडेंस कितनी है जो लिखी है अपने ZL से। तो यहाँ ये RL की जगह ZL आना चाहिए था, क्योंकि लोड को शक्ति संचरित हो रही है। लेकिन यहाँ पर ZL इज इक्वल टू हमने लिखा उसकी जगह RL। इसमें जो काल्पनिक पार्ट था आयोटा XL वह नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो XL है वो प्रतिघात है, और प्रतिघात पर शक्ति संचरण की वैल्यू 0 होती, इसलिए वो वैल्यू नहीं आई, सिर्फ RL ही आया है। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर RL। I स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो है अपने पास, I जो है इसमें आयोटा की फॉर्म है, स्क्वायर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा E स्क्वायर अपॉन ये वाली इक्वेशन जो है R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट प्लस XL का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए सम्मिश्र राशि है ये, और सम्मिश्र राशि का परिमाण कैसे लेते हैं, सामान्य एल्जेब्रिक फॉर्मूले के से भिन्न लेते हैं। अगर सामान्य एल्जेब्रिक फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसमें फिर आयोटा स्क्वायर रहेगा, वैल्यू इसकी नेगेटिव आती, वैसे नहीं निकालना है। जिस प्रकार से हम सम्मिश्र राशियों का परिमाण निकालते हैं, सम्मिश्र राशियों का वर्ग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ निकालना है, और उस स्थिति में अपने को इक्वेशन मिलती है ये वाली। अब इस शक्ति के फॉर्मूले को देखें तो इस शक्ति का मान अधिकतम कब कब हो सकता है। इस शक्ति की वैल्यू अधिकतम तभी हो सकती है जबकि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम से कम हो, और डिनोमिनेटर में R इक्विवेलेंट और RL का मान कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन प्रतिघात जो लिखा अपने X से उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, और उसकी वैल्यू 0 करें तो इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम करने के लिए ये X इक्विवेलेंट प्लस XL का जो पार्ट है वो 0 हो सकता है, या P के अधिकतम मान के लिए संचरित शक्ति का मान अधिकतम तभी होगा जबकि ये ब्रैकेट 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाली, इसको 0 कर दें तो X इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस XL। इक्वेशन नंबर 3 याद रखिएगा, आगे काम में आएगी। ये दोनों चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी
ये समीकरण 1 और 2 में अक्स इक्विवेलेंट और अक्स एल के बीच का संबंध क्या है कि अक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस अक्स एल, इन दोनों के बीच का संबंध इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। अब हमें निकालनी है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस प्रकार से होगी, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए कि यदि सोर्स जो अपने लिया है उसके रेजिस्टेंस का मान आर इक्विवेलेंट का मान नियत रख लिया जाए कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन लोड रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि बाहर जो वैल्यू है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं इस आर एल को। तो यदि आर इक्विवेलेंट को नियत रख कर आर एल के मान को परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़े होंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं कि जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करके इज इक्वल टू 0 रखते थे। तो यहाँ पर भी वही काम किया है कि इस पावर का आर एल के सापेक्ष फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर ये जो इक्वेशन अपने पास आ रही है वो लास्ट में जाकर के जो रूप लेती है वो लेती है ये वाला इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू आती है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर एल, जो कि हमने पहले कहा था कौन सी इक्वेशन में, इस यहाँ पर जब हमने चर्चा की थी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, कि दोनों संयुग्मी कब होगी जबकि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर एल हो और एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स एल हो। तो ये तो हमने पहले प्रूव कर लिया कि एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स एल, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर एल ये अब हमने प्रूव कर लिया यहाँ, ये इक्वेशन नंबर 4। तो जब ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, किसी में भी रख सकते हो आप, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन सेकंड में रखें तो वैल्यू आती है अपने पास जेड एल इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट माइनस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी कि जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट, उसका संयुग भी हम लिखें इक्वेशन फर्स्ट का तो वो आएगा आर इक्विवेलेंट माइनस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन आएगी। और ये किसके तुल्य आ रही है, जेड एल, और जेड एल क्या है, लोड इम्पीडेंस। तो यहाँ से प्रूव होता है कि इक्वेशन फर्स्ट को और इस इक्वेशन 5 को देखें तो इन दोनों से स्पष्ट है कि जेड इक्विवेलेंट व जेड एल परस्पर संयुग्मी है। तो इसी के साथ अपना ये आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है, और साथ ही